कि मुसलमान राजाओं ने 800 साल यहां राज किया है, जिसका उल्लेख हमारे मित्र पाशा जी ने किया है। यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस देश में 150 साल राज किया है, लेकिन यह नहीं कहा जाता कि ये देश में बौद्ध राजाओं ने भी 2000 साल से ज्यादा इस देश में राज किया है। यह बात नहीं कही जाती। 2000 साल इस देश में बौद्ध राजा थे, बौद्ध हुकूमत थी, और राजा अशोका के काल में यह भारत बौद्धमय था। यह बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और राजा अशोका के काल में अगर भारत बौद्धमय था तो हमारे देश के तमाम भगवान गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, राजा अशोक क्षत्रिय थे, उनके बाद में आने वाले जितने भी 25 राजा हो गए जो भी राजा अशोका के वंशज थे वो सारे क्षत्रिय थे। और भगवान गौतम बुद्ध ने जो 5 भिक्षुओं को जो दीक्षा दी थी वो 5 भिक्षु भी ब्राह्मण थे। अशोका के काल में देश का तमाम क्षत्रिय ब्राह्मण और तमाम बहुजन समाज ये बौद्ध था। इसका इतिहास है, क्योंकि 2000 साल बौद्धों ने यहां पर राज किया है। इतिहास में ये बताया नहीं जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे सारे पूर्वज ये बौद्ध थे। ये बात को बहुजन समाज को उजागर करना होगा देश के गली गली में, क्योंकि जब ये भारत अगर बौद्ध में होगा तो चाहे वो जावेद पाशा हो, चाहे पूरण मेश्राम हो, अरे भाई तो फिर जब हम बौद्ध थे तो हमारे सारे पूर्वज जो है वो बौद्ध थे। विश्वमुद्र श्रृंग के बाद जब यहां पर मनुस्मृति आई तो ये सारे बौद्ध राष्ट्र के बौद्ध, कुछ लोग यहां पर बाद में हिंदू बने, कुछ लोग अलग अलग धर्म में यहां पर चले गए, लेकिन ये तो ऐतिहासिक सच्चाई है कि हम सारे बौद्ध थे। और फिर इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब बहुजन समाज के न्याय की लड़ाई हम जब कर रहे हैं तो बहुजन को ये भगवान गौतम बुद्ध के जो हमारे सारे पूर्वज थे उसी नाम पे इकट्ठा ला सकते हैं। दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं है। ये बात को हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि लोग यहाँ पर हिंदुस्तान की तैयारी कर रहे हैं। 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को नाम दिया भारत। उस वक्त भी इस देश को हिंदुस्तान करने की सारी तैयारियां थी, लेकिन एक आदमी था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, एक आदमी था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो आदमी ने इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं रखने दिया, इस देश का नाम भारत रखा, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर था। एक आदमी था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और इस राष्ट्र ध्वज के समिति में कि ये तिरंगा जब बन रहा था तो उसमें भगवा रंग देने की साजिश चल रही थी, लेकिन एक आदमी था जिसने इसको तिरंगा बनाया और वो तिरंगे के बीच में अशोक चक्र डालने का काम किया और ये बता दिया कि ये देश जो है ये बौद्ध राष्ट्र है। ये बताने की बात एक आदमी ने कही जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर है। ये इतिहास को भूला नहीं जा सकता। और जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक अकेले आदमी ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं होने देते, ये भारत बनाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसा एक आदमी इस देश के राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र डालता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम का एक आदमी इस देश का बौद्ध चिन्ह जो है वो अशोक काल की 3 सिंह के मूर्ति को बनाता है। डॉक्टर बाबा साहब नाम का एक आदमी इस देश का जो बौद्ध ब्रीद वाक्य है वो सत्य में वो जयते रखता है। अगर एक आदमी इस देश में बौद्ध राष्ट्र की नींव रख सकता है तो आज हम लोग हजारों लोग हैं, वो अकेला आदमी देश को हिंदुस्तान अगर नहीं बनने देता और लोगों को बौद्ध राष्ट्र के तरफ ले जाता, और आज हम सब हजारों लोग यहाँ पर होने के बाद ये कैसा हो सकता है कि हमारा देश ये हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये कभी नहीं हो सकता। और जिस दिन हिंदुस्तान ये आह्वान करना चाहता हूं
जिस दिन हिंदुस्तान, ये भारत जिस दिन हिंदुस्तान बनेगा, उस दिन ये हिंदुस्तान कब्रिस्तान बनेगा। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर हमारे सारे तमाम लोग जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और सारे दलित को एक करने की बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि ये धरती का जो रंग है, ये धरती का रंग हरा रंग है। जिधर आप देखो उधर हरियाली हरियाली है भाई। हरा रंग कौन से धर्म का प्रतीक है ये बताने की जरूरत नहीं है, तो इस्लाम का प्रतीक है। और आप आसमान में देखो तो जिधर देखो उधर कौन सा रंग है? नीला रंग है। और ये धरती का हरा रंग और आसमान का नीला रंग जिस वक्त इस देश में एक हो जाएगा, इस देश का इतिहास बदल जाएगा। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं पाशा और तमाम मुस्लिम नेताओं को ये अपील करूंगा कि ये दो रंग को एक करने की लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी, तब कहीं ये देश का इतिहास बदल जाएगा। और इस ढंग से यहाँ पर हम लोगों को काम करने की यहाँ पर आवश्यकता है। दोस्तों, 75 साल के इतिहास में सबसे शुरुआत में एक बात करके कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में मनमाड़ में भाषण करते हुए कहा था, क्या कहा था? रेलवे मजदूर के यूनियन के सामने परिषद में भाषण करते हुए कि हमारे देश के दो शत्रु है। हमारे देश के दो शत्रु है। एक पहला शत्रु है इस देश का ब्राह्मणवाद और दूसरा शत्रु है हमारे देश का पूंजीवाद। ये बाबा साहब अम्बेडकर 1948 में मनमाड़ के परिषद में कहते हैं कि ये दो शत्रु है, इनसे सावध रहो। और 1948 में कही हुई बात आज यहाँ पर 2023 को ये बात सिद्ध हो गई है कि आज जो बात बाबा साहब ने कहा था कि ये हमारे दो शत्रु है, आज ये पूरा देश वो दो शत्रुओं के हाथ में, ये दो शत्रुओं ने इस देश पे कब्जा किया है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे शत्रु है, उसके खिलाफ में उस वक्त अगर रणनीति की होती है सब लोगों ने, तो आज हम लोग देखते हैं कि ये दो शत्रु के हाथ में यहाँ पर देश नहीं होता। और आज देश की लोक संख्या जो है 140 करोड़ है और इस 140 करोड़ में 142 जो लोग हैं हमारे देश में जो अब्जाधीश है, और इनकी संपत्ति जो है वो 832 अब्ज डॉलर है। गौतम अडानी, जिसकी बात बाबा साहब ने पूंजीवादी कहा था, गौतम अडानी हो, मुकेश अंबानी, राधा किशन दबानी, अजीम प्रेम जी, साइरस पूनावाला, शिव नाडर, कुमार मंगलम बिरला, गोदरेज, ये हमारे देश के सब रईस लोग हैं जो सरकार को जो चुनाव में करोड़ों रुपए देते हैं और उनके पैसे के भरोसे पर यहाँ पर उनकी सरकार आती है। पूंजीवादी और ब्राह्मणवाद का इस तरह से यहाँ पर समीकरण बन गया है और इसलिए ये पूरा देश जो है आज पूंजीवादी और ब्राह्मणवादियों के हाथ में आ पर गया है। और इसीलिए जब ये पैसे की कॉम्प्रोमाइज होती है तो हम लोग कहते हैं कि सारे सरकारी उद्योगों का जो खाजगीकरण हो रहा है, इसका कारण यह है कि इलेक्शन में जब हम तुमको पैसा देंगे तो इस कॉम्प्रोमाइज में देंगे कि सरकार के उद्योग है वो हम खरीदी करेंगे, सरकार की जो यंत्रणा है उसको हम खरीदी करेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज पर यहाँ पर ये जो पूंजीवादी और ब्राह्मणवादियों का यहाँ पर पैक्ट होता है, ये बात को हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। हिडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ने 3 साल से शेयरों में जो कृत्रिम रूप से बढ़ाकर जो संपत्ति जो है वो 1 अरब डॉलर से बढ़ाकर 120 डॉलर की बता दी। इसी दौरान 7 कंपनियों के शेयर जो है बढ़ा दे। देश की अर्थव्यवस्था खत्म करने का अडानी ने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म किया, ऐसा रिपोर्ट जो हिडनबर्ग कहता है। मेरा ये कहना है कि ये सारी रिपोर्ट देश में प्रसिद्ध होने के बाद हमारी देश की ईडी, हमारे देश की सीबीआई क्यों अडानी के घर पे छापा मार के उसके कागज पत्र चेक नहीं करती? इस बात का उत्तर जो है ये पूरे देश में इस देश के मनुवादियों को और पूंजीवादियों को देना पड़ेगा। ये बात आप लोगों ने याद ध्यान में रखना चाहिए। और फिर
सवाल ऐसा है कि विश्व आर्थिक जो मंच है WEP, इन्होंने जो आंकड़ेवारी प्रसिद्ध की है कि भारत की 40% संपत्ति जो है उस भारत में 1% लोगों के हाथ में 40% संपत्ति, और 50% लोगों के पास इस कुल संपत्ति का सिर्फ 2% हिस्सा है। हमारे देश के 50% लोगों के पास, जो बहुजन समाज हम कहते हैं, उसके पास 2% संपत्ति है, और 40% संपत्ति देश की जो है वो 1% लोगों के पास है। ये पूरा देश, ये देश की संपत्ति अगर ये मुट्ठ भर लोगों के हाथ में है तो बाबा साहब ने कहा था कि ये दुश्मन है, इससे सावध रहो। आज वही दुश्मनों के हाथ में आज यहाँ पर हम देखते हैं कि देश चला गया है। और इसलिए तमाम बहुजन समाज जो है, लोकशाही के जो चारों स्तंभ है, ये पार्लियामेंट हो, ये न्याय व्यवस्था हो, या यहाँ पर तुम्हारी कार्यपालिका हो, ये सारे के सारे में एक नई अनटचेबिलिटी आई। मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। ये नई अनटचेबिलिटी आई है, उसको मैं आगाह करना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी अनुसूचित जाति जमाती के लोग चुन के आए हैं, उसमें 80% लोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी के, यानी हमारे प्रतिनिधि जो है वो पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि किसके गुलाम बन चुके हैं। न्याय व्यवस्था में मैं कहना चाहूंगा, न्याय व्यवस्था की स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट की संख्या 38 है, 28 है, और आज उसमें सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का आदमी है, शेड्यूल ट्राइब का एक भी नहीं है, और ब्राह्मणों की संख्या 24 है। 28 में से 24 ब्राह्मण है सुप्रीम कोर्ट के जज। जो चीफ जस्टिस है पूरे देश में वो 24 है, उसमें एक शेड्यूल कास्ट है, एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं है। ब्राह्मणों की संख्या 19 है। हमारे देश में जो हाई कोर्ट है वो 612 है। 612 में से सिर्फ 4 जो हाई कोर्ट है वो शेड्यूल कास्ट के है, एसटी का कोई हाई कोर्ट जज नहीं है, और ब्राह्मण की संख्या यहाँ पर 450 है। इसका मतलब है कि देश की सारी जुडिशियरी जो है, वो जो ब्राह्मणवाद की बाबा साहब ने बात कही थी, वो सारी जुडिशियरी इनके हाथ में चले गई, इस देश की पार्लियामेंट इनके हाथ में चली गई, और कार्यपालिका जो है ब्यूरोक्रेसी, जिसका उल्लेख पाछा नहीं किया था, ये कार्यपालिका के उनके लोग IAS IPS ऑफिसर नहीं हो सकते थे, इसलिए लेटर एंट्री से वो सारे लोगों को वो यहाँ पर इस देश में संयुक्त सचिव बना रहे, IPS IAS का दर्जा देके प्राइवेट कंपनी के लोग ला रहे। वो एडवर्टाइजमेंट जो लेटर इसकी निकली उसमें लिखा है प्राइवेट सेक्टर के लोग ये यहाँ पर हम उनको नियुक्त करेंगे। अरे भाई, इसका मतलब ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर के ऐसे लोगों को वो यहाँ पर IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं जो अडानी के कंपनी में काम करते हैं, जो अंबानी के कंपनी में काम करते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग हैं हमारे, इन्हें तुम लेटर एंट्री से तुम उनको वहां पर तुम्हारे ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दो, तुम्हें डायरेक्टर बना दो, ताकि वो वहां पर बैठ के ऐसा धोरण बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि जो हमारे हितों में है। तो इस तरह से पूरे देश को ब्यूरोक्रेसी के नाम पे जुडिशियरी से इस तरह से गुलाम किया जा रहा है, और इसलिए आगाह करने की जरूरत है। ये देश का मीडिया हम लोग देखते हैं कि सारा प्रिंट मीडिया जो है 121 लोगों के हाथ में, उसमें कोई शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल ट्राइब नहीं, एक भी OBC नहीं, एक भी मुस्लिम नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है 27 लोगों के हाथ में, एक SC नहीं, एक ST नहीं। इस प्रकार की सारा जो लोकशाही के जो चारों स्तंभ है ये ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में, पूंजीवादी लोगों के हाथ में। बाबा साहब कहते हैं कि तुमको अगर शासन करती जमात बननी है तो ये 4 स्तंभ तुम लोग हमारे हाथ में लो। लेकिन आज हम देखते हैं कि चारों के चारों स्तंभ जो है आज उनके हाथ में। लोकशाही को खतरा है, संविधान को खतरा है, अभिव्यक्ति आजादी के ऊपर खतरा आ गया है। लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते। जो लोग बोलते हैं उसका कलबुर्गी हो जाता है, जो बोलते हैं उसका नरेंद्र दाभोलकर होता है, जो बोलते हैं उसका गोविंद पानसरे होता है। लोग अभिव्यक्त नहीं करना चाहते। हो सकता है कल जावेद पाशा यहाँ बोल रहा है, पूरन मिश्रा में भाषण बोल रहा है, कल कहीं ईडी की धाड़ कहीं 1 महीने के बाद उसके यहाँ पर न पड़ जाए। और इसलिए तुम्हारे अभिव्यक्ति आजादी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर खड़ा हो गया है। ये संविधान का बहुत बड़ा मूल्य है। आरक्षण खत्म हो रहा है, सरकारी उद्योगों का जो खासगीकरण हो रहा है उसमें आरक्षण खत्म कर रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हो रहा है।
इस तरह से नए अनटचेबिलिटी को यहाँ पर ला रहे। उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा जो है जिसके आधार पे हम अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, वो सारे उच्च शिक्षा के केंद्र आज उनके पास है। केंद्रीय विद्यापीठ 54 है, आज भी एक भी शेड्यूल ट्राइब का वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। राज्य विद्यापीठ 455 है। एक कहना चाहता हूं मैं देश में कि 455 यूनिवर्सिटी में एक भी शेड्यूल ट्राइब का वाइस चांसलर नहीं है। अरे हमारे महाराष्ट्र में 19 विद्यापीठ है, एक भी विद्यापीठ का वाइस चांसलर शेड्यूल ट्राइब नहीं है। इसका मतलब है इस देश की पूरी एजुकेशन सिस्टम जो आने वाले पीढ़ी का भविष्य बनाएंगी, वो सारे उन लोगों के हाथ में। इस तरह से ये सारी जो सिचुएशन है यहाँ पर क्रिएट हुई है। इसलिए हम सब लोगों को, मैं भाषण को अंतिम ओर पे मैं यहाँ पर ले जाऊंगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप तमाम लोग आजादी के 75 साल में एक नए प्रकार की मनुस्मृति, नए प्रकार का चातुर्वर्ण, नए प्रकार की अनटचेबिलिटी ये देश में इस्टेब्लिश हो रही है। और इसलिए इस अनटचेबिलिटी के खिलाफ में तुम्हें तमाम लोगों को एकजुट होकर आना पड़ेगा। इसके खिलाफ में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और शुरुआत में जो पॉम्पलेट में जो लिखा है हमारे अमन कामले जी ने कि हम लोग एक बहुजन समाज का एजेंडा बनाना चाहिए, और इस एजेंडा के आधार पे देश के तमाम बहुजन समाज को एक करना चाहेंगे। जाते वक्त मैं एक राहत इंदौरी जी जो है उसकी मैं एक शायरी सुना के मेरे भाषण को मैं यहाँ खत्म करूंगा। जो लोग अपने देश को कब्जे में करना चाहते हैं उस पर राहत इंदौरी क्या कहते हैं, अगर खिलाफ है तो होने दो, खिलाफ है तो होने दो। अरे जान थोड़ी है, खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये आसमां थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये आसमां थोड़ी है। अरे लगेगी आग तो आएगा घर में ही, घर के ही सदमे। यहां पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े है, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े है। हमारी मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है। अरे हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं दुश्मन भी कभी कम नहीं, मैं जानता हूं दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे उनकी जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पर उनकी जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसलत है कल नहीं हो गए, जो आज साहिब मसलत है वो कल नहीं हो गए। अरे किराएदार है, ये जाति मकान थोड़ी है, ये किराएदार है, ये जाति मकान थोड़ी है। अरे सभी का खून है, सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में। हिंदू मुस्लिम सिकाई सब बहुजन, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, और इसलिए ये हमारे बाप का देश है, और इसे कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। और जो बनाएगा उसके खिलाफ में तमाम बहुजन समाज जो है इस सम्मेलन के माध्यम से एक आएगा, अपना एजेंडा बनेगा, और उसके खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे। यही बात करते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।